हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ के एमसीक्यूज देखेंगे जो हमारा है चैप्टर 6, 7 एंड 8। ज्योग्राफी एनसीईआरटी है क्लास 6 की। तो देखते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। स्थल रूप लैंड फॉर्म्स क्या हैं? ऑप्शन है पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी, पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाले प्राकृतिक आकार, समुद्र में पाए जाने वाले जीव, जलवायु के प्रकार। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था स्थल रूप लैंड फॉर्म्स क्या हैं। जो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाले प्राकृतिक आकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्थल रूप पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक या मानव निर्मित आकार होते हैं। ये आकार पहाड़ों, पठारों, मैदानों, घाटियों और अन्य भू आकृतियों के रूप में हो सकते हैं। स्थल रूपों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये है हमारा अगला प्रश्न। पर्वतों की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है हमारे समतल धरातल, अधिक ऊंचाई और तीव्र ढाल, कम ऊंचाई, दलदली क्षेत्र। तो पर्वतों की प्रमुख विशेषता क्या है? हमारा ऑप्शन बी सही है, अधिक ऊंचाई और तीव्र ढाल। व्याख्या देख लेते हैं। पर्वतों की मुख्य विशेषताएं हैं ऊंचाई, आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ऊपर उठे हुए होते हैं ये। दूसरी विशेषता है ढलान, तीव्र ढलान वाले किनारे होते हैं इनके। तीसरी विशेषता है शिखर, आमतौर पर नुकीले शिखर होते हैं। और चौथी विशेषता है जलवायु, आसपास के क्षेत्र से ठंडी और आर्द्र जलवायु होती है। पांचवी विशेषता है निर्माण, टेक्टोनिक प्लेटों के टक्कर या ज्वालामुखी गतिविधि से बनते हैं। पर्वत ऊंचाई में अधिक होते हैं और इनकी ढाल तीव्र होती है। इनकी चोटियाँ प्रायः नुकीली होती हैं। ये है पर्वतों की विशेषताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पठार किसे कहते हैं? ऑप्शन है निम्न भूमि, समतल ऊंची भूमि, जल से घिरा क्षेत्र, रेगिस्तान। तो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, समतल भूमि, समतल ऊंची भूमि। व्याख्या देख लेते हैं। पठार एक समतल या लगभग समतल भूभाग है जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ होता है। इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसका ऊपरी भाग सपाट होता है जैसे मेज। पठार एक समतल ऊंची भूमि होती है जिसके किनारे प्रायः ढलवा होते हैं जैसे डेक्कन पठार। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मैदानों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है हमारे ऊंची चोटियाँ, समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी, कठोर चट्टानें, रेगिस्तान। तो मैदानों की मुख्य विशेषता क्या है? समतल और उपजाऊ भूमि, समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी। व्याख्या देख लेते हैं। मैदान खेती के लिए अनुकूल होते हैं क्योंकि वे समतल और उपजाऊ होते हैं। मैदानों की मुख्य विशेषताएं हैं समतल या लगभग समतल भूभाग, कम ऊंचाई, उपजाऊ मिट्टी और नदियों और अन्य जल स्रोतों की उपस्थिति। मैदानों का निर्माण आमतौर पर नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखी मुख्यतः कौन से स्थल रूप बनाते हैं? तो जो ज्वालामुखी होती है उससे कौन से स्थल रूप बनते हैं? ऑप्शन है हमारा मैदान, पठार, ज्वालामुखी पर्वत, रेगिस्तान। तो ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा ठंडा होकर ज्वालामुखी पर्वत बनाता है। ज्वालामुखी मुख्यतः ज्वालामुखी शंकु, वॉल्केनिक कोन्स और ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स जैसे स्थल रूप बनाते हैं। इसके अलावा लावा के जमाव से लावा पठार, लावा प्लेटेस एंड काल्डेरा जैसे बड़े गड्ढे भी बनते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निर्माणात्मक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? या निर्माणात्मक प्रक्रिया से क्या होता है? ये जो प्रोसेस है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, उससे क्या होता है? ऑप्शन है हमारे स्थल रूपों का क्षय, नए स्थल रूपों का निर्माण, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस से जलवायु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन का कोई लेना देना नहीं है और इससे स्थल रूपों का क्षय भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है संरचना। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी,
नए स्थल रूपों का निर्माण। निर्माणात्मक प्रक्रिया कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में पृथ्वी की सतह का निर्माण और विकास शामिल होता है। इसमें विभिन्न भू आकृतियों का बनना और बदलना शामिल है, जैसे पहाड़, नदियाँ, घाटियाँ और मैदान। ये प्रक्रियाएं मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि, अपक्षय और अपरदन और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों से संचालित होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है या गुंबद पर्वत है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, वलित पर्वत है। हिमालय एक वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन है। इसका निर्माण भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराने से हुआ है, जिससे चट्टानें मुड़कर ऊपर उठ गईं और पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। वलित पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इस टकराव से चट्टानें मुड़ जाती हैं और ऊपर उठ जाती हैं, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वतों के अन्य उदाहरणों में एंडीज, आल्प्स और रॉकी पर्वत शामिल हैं। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। ये है हमारा अगला प्रश्न। कौन सा स्थल रूप मानव के लिए सबसे अधिक अनुकूल है? बहुत बेसिक है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पठार, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। ऑप्शन सी हमारा सही है। मानव के लिए सबसे अधिक अनुकूल मैदान होता है। मैदानों में खेती, आवास, उद्योग आदि के लिए उपयुक्त स्थान होता है, इसलिए मानव सभ्यता का विकास अधिकतर मैदानों में हुआ है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन सा स्थल रूप पृथ्वी का स्टोर हाउस कहलाता है? पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र। आंसर है हमारा पठार। जो पठारी इलाके होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में संसाधन होते हैं, इसलिए उसे पृथ्वी का स्टोर हाउस कहा जाता है। पठार खनिजों के भंडार के कारण पृथ्वी का स्टोर हाउस कहे जाते हैं। इनमें कोयला, लोहा, तांबा आदि मिलते हैं। पठार विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र पानी, मिट्टी और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण भंडार होते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान किस प्रक्रिया से बना है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, नदियों द्वारा लाई गई गाद से, ग्लेशियर से। आंसर हमारा सी सही है इसमें, नदियों द्वारा लाई गई गाद से। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के जमाव से बना है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए तलछटों से भरा हुआ है, जो भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से बने एक गर्त में जमा हो गए थे। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, पर आगे जब हम एनसीईआरटीज़ में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी अपर लेवल की क्लास की एनसीईआरटी जाएगी, हमें ये सारी चीज़ें और डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेंगी वहाँ पे। तो ये रहा हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ 6वां। अब यहाँ से 7वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हमारा देश भारत। तो देख लेते हैं इससे भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस। भारत भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, 7वां या तीसरा? आंसर सी सही है हमारा। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में 7वां स्थान है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देखिए ये एनसीईआरटी 6 क्लास की है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। ये एक रिवीजन सीरीज़ है, इससे बिल्कुल ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक रिवीजन सीरीज़ है और आप इसे रिवीजन सीरीज़ ही समझ के पढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है? ऑप्शन है हमारे इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। यहाँ पूछा गया है भारत की जो मुख्य भूमि है उस पर सबसे दक्षिणी स्थान कौन है। ऐसे अगर क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ा जाए तो बहुत से लोग इंदिरा पॉइंट को टिक कर देंगे, बट यहाँ इंदिरा पॉइंट नहीं होगा। मुख्य भूमि की बात की जा रही है तो कन्याकुमारी होगी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थल है, जबकि इंदिरा पॉइंट भारत का संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु है, द्वीप समूह है। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, जो एक द्वीप समूह है।
देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की भौगोलिक स्थिति को किस अक्षांश और देशांतर द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, या फिर दोनों, या फिर केवल अक्षांश से। आंसर है हमारा सी, दोनों। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक माना जाता है, दर्शाया जाता है इससे। ये है हमारा अगला प्रश्न। भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। यहाँ पे इसको बात को ध्यान से पढ़िएगा। स्थलीय पड़ोसी देश, सिर्फ पड़ोसी देश देख के नहीं, इसके स्थलीय को भी अंडरलाइन करके तब आप क्वेश्चन देखिएगा। ऑप्शन है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। देखने से तो सारे ही पड़ोसी हैं, पर यहाँ पूछा गया स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। श्रीलंका हमारा स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। श्रीलंका समुद्र द्वारा अलग है, यह भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच पनामा नहर, पाक जल डमरू मध्य, स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो आंसर हमारा बी सही है, पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट स्थित है। यह जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका से अलग करता है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? देखिए, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि आप सबको इसका आंसर पता होगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आशा करती हूँ इसका भी आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन है हमारे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका आंसर है आंसर बी, ए, गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। सूर्योदय का देश भारत में कौन सा राज्य कहलाता है? ऑप्शन है हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। आंसर हमारा होगा आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए इसे भारत का सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी हमारा सही है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे, चैप्टर 7 हमारा देश भारत। अब यहाँ है स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 8 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखते हैं इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है हमारे प्राकृतिक आपदा, अनियंत्रित वनों की कटाई और अतिक्रमण, वनस्पति की वृद्धावस्था, केवल बाढ़। इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, अनियंत्रित वनों की कटाई और अतिक्रमण। वनस्पति के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण मानव जनित गतिविधियां हैं, जैसे वनों की कटाई, शहरीकरण, कृषि का विस्तार। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण का मुख्य घटक क्या है? केवल पेड़, केवल जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी दोनों, केवल मनुष्य। आंसर सी हमारा सही है, वनस्पति और वन्य प्राणी दोनों। वनस्पति और वन्य प्राणी दोनों पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनके बिना पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित नहीं रह सकता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे बाघों के लिए, हाथियों के लिए, एशियाई शेरों के लिए या गैंडों के लिए।
इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, एशियाई शेरों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान का लोकेशन कहाँ है? गुजरात में। ये है हमारा अगला प्रश्न। भारत में वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? ऑप्शन है हमारे चिड़ियाघर बनाया गया, शिकारी लाइसेंस देना, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन क्षेत्र बनाना, या पशुपालन बढ़ाना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन क्षेत्र बनाना। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, शिकार पर प्रतिबंध, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की स्थापना और जैव मंडल रिजर्व का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त वन्य जीव अपराध नियंत्रण और अवैध शिकार को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किए गए हैं और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से वृक्ष पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके नाम पूछे जा रहे हैं यहाँ। ऑप्शन है हमारे साल, शीशम, नारियल, ताड़, बबूल, खजूर, चीड़, देवदार। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, शाल और शीशम। पर्णपाती वनों में कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें सागौन, शाल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, महुआ और आम शामिल है। इसके अलावा ओक, मेपल, बर्च, बीच और एल्म जैसे वृक्ष भी पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कांटेदार और झाड़ीदार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में, नदियों के किनारे। तो कांटेदार झाड़ीदार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्र में। व्याख्या देख लेते हैं हम। कांटेदार और झाड़ीदार वन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में होते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग में। अगला प्रश्न है हमारा, पर्णपाती वन की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है हमारा पूरे वर्ष हरे रहते हैं, पतझड़ के समय पत्तियां गिरा देते हैं, कांटेदार झाड़ियां होती हैं, या केवल बर्फीले स्थानों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, पतझड़ के समय पत्तियां गिरा देते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्णपाती वनों में वृक्ष शुष्क ऋतु में पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी की कमी को सहन कर सके। पर्णपाती वन की मुख्य विशेषता है कि यहाँ के पेड़ वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिसे पतझड़ भी कहा जाता है। ये वन समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ मौसम के अलग अलग पैटर्न होते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारा हिमालय में, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में, राजस्थान में, या पंजाब में। इसका ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व में असम क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑप्शन है हमारे मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु, पशुपालन, सिंचाई प्रणाली। इसका ऑप्शन बी सही है, जलवायु। किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करती है, जैसे तापमान और वर्षा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है हमारे चेन्नई, दिल्ली, मौसिनराम, जयपुर। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है, मासिनराम। मासिनराम मेघालय में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ औसतन 11,871 मिमी की बारिश होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अक्षांशीय विस्तार, हिमालय, हिंद महासागर, उच्चावच, समुद्र तल से दूरी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, सभी 1, 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, सभी।
भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवने, समुद्र से दूरी और हिमालय पर्वत की उपस्थिति शामिल है। इसके अतिरिक्त मानसूनी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ और अल नीनो जैसी मौसमी घटनाएं भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो देखिए, इसमें जब मैंने व्याख्या ऐड किया तो व्याख्या में कुछ और एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर दी, जिससे आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा और ब्रॉड हो। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन है हमारे ध्रुवी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, भूमध्य सागरीय या टुंड्रा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसका मतलब है कि भारत में दो मुख्य मौसम होते हैं, गर्मी और सर्दी, और इन मौसमों के दौरान हवा की दिशा में बदलाव के कारण वर्षा होती है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मौसम क्या है? वायुमंडल में वर्षों में होने वाला परिवर्तन, वायुमंडल का वर्षों तक ठंडा रहना, वायुमंडल का वर्षों तक गर्म रहना, या वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन बी डी हमारा सही आंसर है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। मौसम वेदर किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को कहते हैं, जिसमें तापमान, वर्षा, हवा की गति, दिशा, बादल और धूप शामिल होते हैं। यह एक अल्पकालिक घटना है जो कुछ घंटों या दिनों में बदल सकती है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर समाप्त होते हैं और एमसीक्यू भी समाप्त होती है। क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स और उन सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हमने यहाँ करा दिए हैं। आप उसे देखिए और रिवाइज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।